नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। और आज बात होगी दतिया के दंगल की। जिस तरह से दतिया उपचुनाव को लेकर सभी का इंतजार था कि अब जल्द से जल्द ये बस पता चल जाए कि दतिया के जनता के मन में क्या है, क्योंकि इस बार का जितना दिलचस्प ये उपचुनाव था उतना ही दिलचस्प इसके नतीजे भी होंगे। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बंसल न्यूज पर पल पल का अपडेट देने के लिए हम तैयार हैं और आपको आज एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे दतिया उपचुनाव में काउंटिंग के बाद जीत दर्ज करेगा कोई एक राजनीतिक दल और बदलेगा मध्य प्रदेश की सियासत। तो देखिए कैसे दतिया चुनाव के नतीजे सियासी समीकरणों को बदलेंगे, सियासी संदेश देंगे, किस जनप्रतिनिधि या राजनेता के भविष्य पर ये असर डालेंगे, उस पर भी आज हम पूरे दिन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर यही कि दतिया उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं और दतिया उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। 15 राउंड में जीत हार का फैसला तय हो जाएगा। 20 टेबल पर वोटों की गिनती होगी और डाक मतपत्रों के लिए अलग टेबल लगाई गई है। तो सबसे पहले डाक मतपत्र और उसके बाद ईवीएम खुलेगी। तो इस बार देखिए दतिया के उपचुनाव में प्रचार के दौरान से ही ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और न सिर्फ मतदान के दौरान भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, बल्कि आज वो दिन है जब मतगणना होनी है और ऐसे में 400 के करीब कर्मचारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से राजनीतिक दलों का भी इस बार रुख रहा, जैसे ही मतदान खत्म हुआ था कांग्रेस की पूरी बटालियन पहुंच गई थी दतिया, और जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी वहां पर निगरानी तेज हो गई थी। और यही वजह है कि आज भी दोनों ही राजनीतिक दल अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, क्योंकि शायद इस बार का ये उपचुनाव इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस बार के इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और जैसा कि सहयोगी जया ने बताया है कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की जिस तरह से काउंटिंग होनी है और उसके लिए एक अलग टेबल की व्यवस्था की गई है। तो बता दें आपको, काउंटिंग शुरू हो गई है। पहला रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला बनता भी यहां पर दिखाई दिया आजाद समाज पार्टी के भी, क्योंकि मैदान में प्रत्याशी यहां पर उतरे थे, लेकिन नजरें सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी पर ही है। क्या 2023 का वही नतीजा कांग्रेस एक बार फिर से दोहरा पाएगी, जहां 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से नरोत्तम मिश्रा को हार का स्वाद चखना पड़ा था, या ये कहें कि 2023 में बीजेपी अपनी सीट को गंवा बैठी थी, तो इस बार ये सीट वो अपने पास वापस लेकर आने वाली है। बड़ी खबर ये कि काउंटिंग शुरू हो गई है। 9 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सीधे रुक करते हैं, उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़े हैं। सहयोगी उमेश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। उमेश, हमने एक लंबा इंतजार किया है, जिस तरह से पल पल का अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई है, और अब निश्चित तौर पर यह माना जाए वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार सभी को रहेगा। सभी प्रत्याशी टकटकी लगाए बैठे होंगे। पहला रुझान 9 बजे तक आने की उम्मीद है। फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए स्वांगी और जया, आप दोनों स्टूडियो में और हम आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि 8 बज चुके हैं और डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी ये आधे घंटे तक डाक मतों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के जो मत हैं उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। तो लगभग 9 बजे के बाद जो रुझानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जो मतदान के समय भी दोनों प्रत्याशी अलग अलग केंद्रों पर गए थे और सेम पोजीशन आज भी है। वो अपने जो एजेंट हैं उनसे बात की और उसके बाद सीधे मतगणना स्थल पर जो है अंदर पहुंच गए हैं। पूरा जो मामला है बेहद ही रोमांच भरा ये जो मुकाबला देखने को मिला है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर होने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भले ही दावे जीत के किए जा रहे हो, लेकिन इतना आसान किसी की राह नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने इस पूरी सीट को पाने के लिए पूरी दमखम लगा दी। जिस तरह से हमने चुनाव प्रचार में भी देखा, मुख्यमंत्री ने खुद इसकी कमान संभाली और इसके साथ ही जो विपक्षी दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर चुनावी कमान संभाली। तो
कहा जा सकता है कि सबकी निगाहें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी से जो है आगे जो प्रत्याशी है उनके राजनीतिक भविष्य का जो है फैसला भी आगे होगा, क्योंकि 2028 में जो चुनाव होगा उसके लिए पूरी ये जो दतिया की नींव है वो तैयार हो रही है। कौन प्रत्याशी जो आगे बढ़ेगा, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, वो तो अभी 9 बजे के बाद धीरे और धीरे इस बार का ये स्पष्ट होगा कि चुनाव आखिर में था दतिया की उमेश, जनता क्या। इस बार का जो ये उपचुनाव था ये संगठन वर्सेस संगठन कहा जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी का तो ये पुराना अंदाज रहा है माइक्रो लेवल मैनेजमेंट का, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जाए कि कांग्रेस भी इस बार जिस तरह से एक पैटर्न फॉलो करती आई है, संगठन की मजबूती के जो दावे हैं वो भी आज पता चल जाएंगे। एक टेस्ट हो जाएगा कांग्रेस के लिए भी कि संगठन कितना मजबूत हो पाया है। हाँ देखिए, बिल्कुल स्वांगी आपने सही कहा, बीजेपी के संगठन से कांग्रेस की लड़ाई थी और उन्होंने उसी पैटर्न पर काम किया। बूथ लेवल तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचे और लोगों से कांग्रेस के फेवर में वोट देने की अपील की। लेकिन इसके साथ ही जो है बीजेपी की भी रणनीति कम नहीं थी। लगातार जो है बूथ स्तरों पर अलग अलग प्रदेश के मंत्री और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी उन्होंने तैनात किए, लोगों से जो है भाजपा के फेवर में वोट डालने की अपील की। लेकिन इस पूरे जो है जो बूथ तक जो लोग पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, उसका असर चुनाव में कितना देखने को मिलेगा वो तो अभी रुझानों से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनाव है काफी कांटे का मुकाबला है और दोनों ही पार्टियों की रणनीति भी इस बार अलग देखने को मिली। कांग्रेस ने पूरे तामझाम से अलग होकर सीधे सीधे लोगों से घरों पर संपर्क किया और जो है कांग्रेस के फेवर में वोट डालने के लिए बोला, और उसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। जिस तरह से 2.5 साल में जो राजेंद्र भारती को निष्कासित किया गया था, उसके बाद ये उपचुनाव होना था, उसको लेकर इमोशनल कार्ड भी कांग्रेस कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जनता ने किसको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, दतिया की जनता को किसको विधायक चुना है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जो पूरी दमखम लगा चुके हैं और अब कांग्रेस अपनी 2023 की सीट को फिर से पाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने जो 23 में जो गलती की है उसको भुनाने के लिए इस सीट पर दोबारा से कब्जा करना चाहती है। और देखिए, ये केवल एक सीट का सवाल नहीं है उमेश, दतिया उपचुनाव के नतीजे केवल बीजेपी या कांग्रेस के लिए एक सीट तक सीमित नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक सियासी संदेश होगा, मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए एक सियासी संदेश होगा। कई बड़े चेहरों की साख यहां पर दांव पर लगी है, जीतू पटवारी की साख दांव पर लगी है। इधर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व का ये पहला चुनाव है, तो उन पर भी नजरें सभी की टिकी हुई है। सबसे ज्यादा नजरें हैं नरोत्तम मिश्रा पर। चुनाव भले ही दतिया का हुआ हो, बीजेपी कांग्रेस के भले ही अपने अपने प्रत्याशी हो, लेकिन नजरें सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा पर थी और चर्चा सबसे ज्यादा इस चुनाव में उन्हीं की हुई है। बने रहेगा उमेश, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि दतिया का दंगल और आज चुनावी परिणाम सबके सामने होंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगेगी। 8:10 और खबर है कि 9 बजे के आसपास पहला रुझान आएगा। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। 15 राउंड में जीत हार का फैसला होगा और शायद शुभांगी, अमूमन हमने देखा है कि 12 बजे के आसपास शायद तस्वीर साफ हो जाए। बिल्कुल जया, और जिस तरह से आप देखिए 15 राउंड में अगर काउंटिंग होनी है तो निश्चित तौर पर 12 बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। और इस बीच हमने ये भी देखा है कि भले ये एक सीट का उपचुनाव था, लेकिन इसका भी एक एग्जिट पोल आया था जिसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो 44% जैसा कि अनुमान है, इतने परसेंट ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के जीतने के चांसेस है। भाजपा यहां 39 वोटों के परसेंट के साथ ही नजर आ रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच 5% वोटों का अंतर ही देखा जा सकता है। यानी जो कांटे की टक्कर हम लगातार बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर इस बार थी मैदान में। और आजाद समाज पार्टी डेंट पहुंचाएगी, फायदा पहुंचाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि दामोदर यादव का भी आपने देखा होगा एटीट्यूड काफी डिफरेंट नजर आ रहा है कुछ दिनों से। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, पल पल का अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं, उनसे आपका परिचय। हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी इस वक्त जुड़ गई हैं और डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, प्रवक्ता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले शिम्पी जी, आपसे ही प्रतिक्रिया, क्या लगता है, क्या 2023 की जीत एक बार फिर से कांग्रेस दर्ज करने वाली है इस उपचुनाव में? जया जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम इस
पूरे चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 टर्म्स में 2023 में दतिया में बम्पर वोटिंग हुई थी 80% की, और ये वोटिंग गई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा जी को घर बैठाने के लिए। हालांकि उनकी काबिलियत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें पहले ही घर बैठा दिया, उन्हें चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। तो जिसके साथ स्वयं उनका संगठन नहीं खड़ा, जिसको पहले ही दतिया की जनता ने घर बैठने का आदेश दे दिया था, इस बार पुनः उनको प्रमुख चेहरा बनाकर और टिकट एक ऐसे व्यक्ति को देकर जिसे दतिया का जो भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता है वो स्वयं उसे नहीं जान रहा था, तो ऐसे में आप कैसे अपेक्षा रख सकती है कि दतिया की जनता ऐसे प्रत्याशी को वोट करेगी? तो भय और भ्रष्टाचार के लेकिन विरुद्ध जिन्हें हमने जानते इस थे चुनाव उन्होंने को तो लड़ा प्रचार है। किया है ना शिल्पी जी। मुख्यमंत्री खुद निश्चित मैदान तौर में पर आए, उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद मैदान में आए, खुद नरोत्तम मिश्रा मंच पर आए। जया जी, यही तो दुर्भाग्य है ना कि इन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी के ऊपर मोहर लगाई जिसके लिए पूर्व प्रत्याशी को सामने आना पड़ रहा है, जिनके छलकते हुए आंसू मंच से सबने देखे, जिसके लिए पूरी कैबिनेट को झोंक दिया जाता है, स्वयं मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। तो वो प्रत्याशी जमीन पर कितने प्रासंगिक हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार से ही सामने स्पष्ट हो रहा था। इसलिए दतिया की जनता भी ये पूछ रही थी कि आशुतोष तिवारी जी है कौन। वो जब कैंपेनिंग में जा रहे थे तो उन्हें बताना पड़ रहा था कि मैं ही प्रत्याशी हूँ। बिल्कुल शिल्पी जी, ये तो बात हो गई कि अगर आज आप जीत दर्ज करते हैं, अगर आज जीत नहीं हो पाती है कांग्रेस की, तो फिर उसके लिए क्या आप मानती हैं कि क्या फैक्टर हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि राजेंद्र भारती जी अचानक ही सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, जिस तरह से सस्पेंड उनको किया गया है, देर रात अचानक ही एक ऐसा सर्कुलर आता है जो निश्चित तौर पर हैरान भी करता है कि काउंटिंग डे के एक रात पहले इतना बड़ा डिसीजन पार्टी अगर ले रही है। क्या सचमुच जो बात घनश्याम सिंह जी कह रहे थे ऐसा हुआ है आपके पार्टी के नेता ने, जो पहले इसी सीट पर विधायक थे? देखिए, पहली बात तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये चुनाव हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं। जहां तक बात है इसके अंदर चुनाव के जितने भी लैक्यूनास थे, तो मतदान से पूर्व हमने हर चीज को पब्लिक डोमेन में रखा। आपने देखा गोविंद सिंह जी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग से अधिकारियों के संरक्षण में दतिया के चुनाव में लोगों को डेप्यूट किया जा रहा है ताकि वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो सके, फर्जी मतदान हो सके। जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक मंचों से धनबल बाहुबल के प्रयोग की बात करी। आपने राकेश शुक्ला जी का वो वीडियो देखा जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि लठ बजा के हम वोट निकलवा लेंगे। आपने नरोत्तम मिश्रा जी को देखा जो मंच से खुले तौर पर प्रशासन को चुनौती देते हैं कि मैं दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलता, और वो सीधे सीधे गृह मंत्री की साख पर भट्टा लगाने का प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जब चुनाव होता है तो बातें तो होती हैं, निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल आश्वस्त होते हैं, काउंटिंग के पहले दोनों ही राजनीतिक दल ये आश्वस्त होते हैं कि वो जीत दर्ज कर रहे हैं। डॉक्टर वाणी के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर वाणी, जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, निश्चित तौर पर राजेंद्र भारती की विधायकी जाने से लेकर कल उनकी सदस्यता जाने तक, मैं तो मानती हूं कि हर रोज कुछ ना कुछ नया दतिया उपचुनाव में आया। बीजेपी किस तरह से आश्वस्त है, क्योंकि दावे बीजेपी भी लगातार कर रही थी कि वो जीतेगी? मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विकास से जुड़ा हुआ है, जनहित और जनता की के लिए एक स्पष्टता, एक सकारात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक खंडन करती है जितना भी दुष्प्रचार और झूठ बोलने का ये आदतन है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए कोई नवाचार तो है नहीं जब ये झूठ बोलते हैं। बट सबसे पहले कांग्रेस को चाहिए था कि राजेंद्र भारती जी को, जब उनके ऊपर इतने घोर, इतने संगीन आरोप थे जो सिद्ध हो गए हमारे न्यायालय में, तो उन्हें तब अलग करना चाहिए था। अब जब दतिया इलेक्शंस हैं, जब ये माहौल इतना गरमाया हुआ है, उनको और उनके ऊपर कुछ आलोचना की और उनको कुछ और दागी बना दिया, तो ये सब इनके राजनीतिक हथकंडे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस हारने लगती है, जब उसको जमीन खिसकते हुए लगती है, तो कहीं ना कहीं आरोप देने की शुरुआत तो हो ही जाती है। ये एक शुरुआत
है। और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन ढलेगा आप धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं पर और प्रशासनिक अमलों पर इनके जो कठोर शब्द हैं वो आप देखेंगे। जितू पटवारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपशब्दों का प्रयोग करने में। आपने देखा कि आप राजेंद्र भारती जी के साथ सहानुभूति तो नहीं दिखा रही है ना? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही तो मेरा सवाल यही है, आप राजेंद्र भारती जी के साथ सहानुभूति तो नहीं दिखा रही है ना? बीजेपी सहानुभूति तो नहीं दिखा रही है? जनता के साथ एक ठगी हुई। जनता ने उनको चुना था, कांग्रेस प्रत्याशी थे, एंड उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप सिद्ध हुए। तो कांग्रेस क्यों ऐसे लोगों को वहां पर मंच देती है? कांग्रेस को तो खुद संज्ञान में लेना चाहिए। कांग्रेस शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जी, यानी डॉक्टर आलूवालिया, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से आप भी आश्वस्त काफी नजर आ रही हैं और निश्चित तौर पर ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर, क्योंकि जी जी देखिए अब जनता को विकास के राह से अलग कर दिया गया। जितने दिन ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। वाणी जी, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है मैम, फिर मेरे सहयोगी जुड़े, मैं उनके पास जाऊंगी। जब वोटिंग हो रही थी उस दिन भी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 2.5 साल से दतिया विकास से दूर हो गया। कैसे दूर हो गया मैम? आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, अगर किसी जगह पर कांग्रेस का विधायक है तो क्या वो सीट या वो क्षेत्र विकास से दूर हो जाता है? क्यों ऐसा? दतिया कैसे दूर हो गया विकास से? जो प्रोएक्टिवनेस और जवाबदेही कांग्रेस के विधायक से मिलनी चाहिए वो यहाँ नहीं संतोषजनक तरीके से मिलती है। जनता में उसका प्रभाव दिखता है। जितनी भी योजनाओं का विस्तार हो रहा है वो केंद्र और राज्य सरकार की एक मिलीजुली प्रयास से हो रहा है। चाहे आप चंबल का जो सिंचाई योजना देख लें, चाहे उद्योग देख लें, ये एक चिंताजनक विषय है। इसलिए जब कोई कांग्रेस का विधायक जब मोदी जी और मोहन यादव जी की नीतियों के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस की भी घोर आलोचना का शिकार होता है। कांग्रेस की विचारधारा नहीं है कि कहीं भी विकास होते हुए वो चुपचाप बैठे रहे, वो इसकी आलोचना करते हैं। देश और विकास तो कितना हुआ है उसका तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जनता के पास होगा और निश्चित तौर पर उसी के आधार पर आज हम देख लेंगे कि जनता के मन में क्या है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। डॉक्टर शिम्पी, डॉक्टर वाणी, हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। सूरज, जिस तरह से लगातार दतिया उपचुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति में ही से माना जा रहा था, क्योंकि जनता के मन को जब टटोला गया तो जनता भी बता नहीं रही थी, काफी चुप था वोटर इस बार दतिया का। और अब यह माना जा रहा है कि कल जो घटनाक्रम हुआ, अचानक ही राजेंद्र भारती का सदस्यता खत्म कर देना, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इस बार के नतीजे भी बड़े दिलचस्प होंगे। देखिए, दिलचस्प तो बहुत अच्छा चुनाव रहा शुभांगी, की इस तरीके से हमने देखा दतिया उपचुनाव मध्य प्रदेश का संभवतः इकलौता ऐसा चुनाव होगा जहां पर हमने देखा जो सबसे प्रबल संभावित दावेदार थे, सबसे पहले वो दोनों मैदान से बाहर हुए और दो नए चेहरे उस मैदान में आए। शायद यही कारण है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो जनता का मन टटोलना बड़ा मुश्किल रहा। कोई भी राजनीतिक पार्टी उतना खुलकर प्रचार प्रसार में नजर नहीं आई। कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आया कि आखिर वो किसके साथ आगे बढ़े। हालांकि बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टी के नेताओं ने मेहनत बहुत करी, लेकिन जनता आखिर क्या चाहती है, उनके मन में क्या है, ये कोई समझ नहीं पाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि बीजेपी से जो संभावित दावेदार थे पूर्व गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्हें टिकट नहीं दिया। आशुतोष तिवारी संगठन के आदमी हैं, दतिया के आसपास के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान का एक संकट रहा। लोग कहते थे कि वो बाहरी व्यक्ति हैं। दूसरा यदि घनश्याम सिंह की बात करें तो घनश्याम सिंह एक ही बार दतिया से चुनाव लड़े हैं, उसके बाद बगल वाली सीट सेवड़ा से विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। तो ऐसे में सहज सरल छवि जरूर मानी जाती है, लेकिन लोगों के मन में ये भी था कि 2 साल बाद ये फिर सेवड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, तो जनता आखिर चुने किसे। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस तो बहुत रहा और मन में उलझने भी कार्यकर्ताओं की रही। हालांकि दोनों पार्टियों ने समझाने का प्रयास भी किया। उस बीच हमने देखा खासतौर से जो एक संभावित दावेदार थे अवधेश नायक, उन्हें टिकट नहीं मिला तो कहीं न कहीं उनकी एक हफ्ते नाराजगी रही। हालांकि बाद में वो कांग्रेस के मंच पर नजर आए, लेकिन उतना खुलकर नहीं दिखे जितना कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता है। दूसरे राजेंद्र भारती, जिन्हें टिकट चाहिए था, उनकी पत्नी या बेटे को, उनको टिकट नहीं मिला। तो शुरुआत दौर में जरूर वो मंच पर नजर आए, लेकिन धीरे धीरे वो चुनावी प्रचार से गायब होते रहे और आखिरी में तो आरोप भी लग गया कि उन्होंने भीतरघात किया है। तो शायद यही कारण है, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो शुरुआत में नाराज थे, बाद में धीरे धीरे उन्हें मनाया गया। खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी प्रचार की कमान संभाली, तो कार्यकर्ता के मन में सूरज नजरें इस पर भी रहेगी कि लेकिन जनता नरोत्तम मिश्रा के जो आंसू हैं, क्या वो सहानुभूति का काम करने वाले हैं
इस उपचुनाव में नतीजों में, या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा दतिया का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। उनका टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा, हाँ, कई भावुक पल ऐसे आए जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मंच पर नजर आए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो एक ये भी रही कि जिस तरीके से लंबे समय से विधायक रहे, ऐन मौके पर टिकट कटा, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख थी और 10 तारीख को नए उम्मीदवार की घोषणा हुई, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूटा। सबने देखा, जाम लगाया, हाईवे को जाम किया, लेकिन धीरे धीरे शायद नरोत्तम मिश्रा भी उस गंभीरता को समझ गया कि पार्टी और संगठन की जो गाइडलाइन है उससे बाहर नहीं जाना है। शायद यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर बार मंच से कहा कि पार्टी के लिए हमें काम करना है, पार्टी ने जो हमें दिया है उसे लौटाने का समय है। किसी भी कार्यकर्ता को नाराज या गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। मंचों पर उनके आंसू भी झलके जब उन्होंने कहा कि मैं आशुतोष तिवारी के लिए घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और वोट मांगते हुए, बोलते हुए उनका जो गला है और उसका नतीजा क्या होगा वो आज देखने को मिलेगा। सूरज, क्या नरोत्तम मिश्रा के मंच पर मौजूद होने का जो लगातार उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था आशुतोष तिवारी के पक्ष में, जब वो खड़े हुए तो उसका फल क्या आज बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि साख उनकी भी दांव पर लगी हुई। फिलहाल बहुत धन्यवाद सूरज, आपका। नजरें बनी हुई है, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगी कि दतिया के इस दंगल में आखिर क्या होता है, कौन यहाँ का किंग बनेगा। और आशुतोष तिवारी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, आज उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। सुबह से ही पहुंच गए थे मतगणना केंद्र पर। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की है, सुनिए। हमारे साथ जो भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष जी मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष जी, आज परिणाम है, पहले तो रात में कैसी नींद आई? अच्छी बढ़िया नींद आई है। हमारे देवतुल्य जो मतदाता हैं उन सब का स्मरण किया, माई की कृपा है, बहुत अच्छी नींद आई है। क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर? सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है, कमल के फूल के साथ है। कांग्रेस की भितरगात का भाजपा को कितना फायदा है इस चुनाव में? वो उनके अपने कुनबे की बात है। बहुत ज़्यादा दूसरे के परिवार या हर विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। राजेंद्र भारती जी को निलंबित कर दिया है कांग्रेस। किसी राजनीतिक दल में अगर इस प्रकार का कोई अंतर्कलह है तो नेतृत्व को संज्ञान में उनके लेना चाहिए। इससे नहीं तो आगे आने वाली नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं संदेश अच्छा नहीं जाता। आरोप प्रत्यारोप, उनके अपने स्वभावगत कुछ उनके यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हैं जो कि अभी मतगणना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं और उससे पहले उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया है। वो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और 100% जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़ दतिया। समय हमारे साथ जो भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष जी मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। कि आपने सुना किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जो कह रहे थे कि बहुत अच्छी नींद रात को आई है। निश्चित तौर पर थोड़े घबराए चेहरे से जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जज्बा है, जो हिम्मत है और ये कहा जाए कि जो आत्मविश्वास है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आई, क्योंकि बीजेपी लगातार दावे करती आई है कि ये चुनाव बीजेपी का चुनाव है और बीजेपी निश्चित तौर पर बम्पर वोटों से जीतेगी, जैसा कि लगातार आशुतोष तिवारी और बीजेपी के तमाम नेता कहते आए। हमारी सहयोगी पलक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलेक्शन रूम में। क्या अपडेट है उनके पास? जी पलक, ओवर टू यू। बिल्कुल शुभांगी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दतिया का जातीय समीकरण अब तक का क्या है। टोटल अगर वोटर्स की बात करें तो 2,20,000 मतदाता है, जिसमें से यादव वोटर्स करीब 18,000 रुपये है, तो कुशवाहा वोटर्स करीब 37,000 रुपये है। तो ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो करीब 35,000 वोटर्स हैं। यादव वोटर्स, कुशवाहा वोटर्स और ब्राह्मण वोटर्स की टोटल कैलकुलेशन जो आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बता रही हूँ, तो 2,20,000 मतदाता यानी कि वोटर्स है। और अगर पिछले 4 चुनावों के नतीजों की बात करें तो वो भी मैं आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूँ, लेकिन ये जातीय समीकरण बताया और 4 चुनावों के नतीजे के हिसाब से 2023 जो है उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को 7,742 वोट से हराया। और अगर बात करूं मैं 2018 की तो बीजेपी ने कांग्रेस को 2,656 वोटों से हराया।
तो अगर बात करूं 2013 की, तो बीजेपी ने कांग्रेस को 12,081 वोटों से हराया। 2008 की बात करूं तो बीजेपी ने कांग्रेस को 11,233 वोट से हराया। तो ये टोटल कैलकुलेशन आपको ये भी बताया, जिसमें 2008 में बीजेपी ने कांग्रेस को 11,223 वोटों से हराया। तो दतिया के पिछले 5 चुनाव में जो वोटिंग हुई वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता देते हैं। अगर मैं 1998 की बात करूं तो 63.6% रहा। साल 2008 की बात करूं तो फिर 73.31% रहा, और साल 2013 की बात करूं तो 75.31% तक रहा, और साल 2018 की बात करूं तो 77.20% रहा, और साल 2023 यानी कि 2 साल पहले की बात करूं तो 80.20% तक रहा। जया, ओवर टू यू। तो देखिए पलक हमारे साथ जुड़ी थी और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दतिया में आप सियासी संदेश की बात कर रहे हैं या आप वहां के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां का जातिगत समीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार में। 2 से 3 चुनाव जो आपने देखे उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता और घटता रहा। एक बार फिर से आपको बता दें, 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था, राजेंद्र भारती यहां से जुड़े थे। इसके बाद 2018 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया, 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया, 2008 में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया, यानी कि लगातार यहां से नरोत्तम मिश्रा जीत दर्ज करते रहे और 2023 में फिर राजेंद्र भारती ने जीत दर्ज करनी थी, कुछ इस तरह से। अब 2023 का जो वोटिंग परसेंटेज था करीब करीब 80% से ज्यादा था, और 2026 के उपचुनाव में अगर वो 70% से के आसपास रहता है तो ये बढ़ता घटता वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में जाएगा? ज्यादा था उस वक्त सरकार के खिलाफ चला गया था, क्योंकि बीजेपी सीट हार बैठी थी। और क्या ये कम वोटिंग परसेंटेज इस बार सरकार के पक्ष में जाएगा? क्या बीजेपी सीट पर जीत दर्ज करेगी? ये थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी ने, क्योंकि उनकी भी साख आज दांव पर लगी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। दतिया उपचुनाव के परिणामों की जो है पूरे मध्य प्रदेश में निगाहें टिकी हुई हैं, और आज जो है मतगणना शुरू होनी है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। पहले जो मतपत्र हैं, डाक मतपत्र, उनकी गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और चाय का सुबह सुबह आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आज परिणाम आने हैं, रात कैसी कटी, कैसी नींद आई? अच्छी नींद आई और कोई टेंशन नहीं है, आराम से जीत रहे हैं हम लोग। जो पूर्व विधायक हैं उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बेतरघात की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया। किस तरह इस कदम को देखते हैं और आपका क्या कहना है इस पूरे? देख लीजिए, पूरी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के और अन्य पदाधिकारीगण, बहुत सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और प्रभारी लोग सारे, हरीश चौधरी जी जो प्रदेश प्रभारी हैं, 2 सह प्रभारी हैं, सब मौजूद थे और यहाँ घूमते रहे, चुनाव में देखते रहे। तो उनने सब ने देखा है, इसी आधार पर ये कदम लिया गया होगा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप नरोत्तम मिश्रा से मिले हुए हैं। वो मोहन यादव जी से नहीं मिले हुए, नरेंद्र सिंह तोमर जी से नहीं मिले हुए, वो खुद मिले हुए हैं। पिछले साल 2-3 महीने तक उनका भाजपा में जाने का हल्ला था, उन्होंने बिल्कुल खंडन नहीं किया, वो ट्राई करते रहे। उनकी शर्तें मंजूर नहीं, बिना शर्त आने को कहा गया था, इसलिए नहीं आ पाए थे। ठीक है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के फेवर में जनाधार है और बड़े बहुमत से उपचुनाव में कांग्रेस जीतकर आ रही है। करण वारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, दतिया। तो सीट बचाने की एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा गया था, लेकिन देखना होगा कि जो दावे जो वो कर रहे थे और जिस चीज को लेकर वो आश्वस्त थे, क्या आज जनता के मन में भी वही था, वो सामने आता है। बंसल न्यूज पर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया के दंगल का आज नतीजे का दिन है और सबसे तेज नतीजे बंसल न्यूज पर आप देखेंगे। दतिया उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट एक बार फिर आपको बता देते हैं। काउंटिंग इस वक्त चल रही है, थोड़ी देर बाद पहला रुझान आ सकता है। देखिए, घड़ी में बज गए 8:36 और ये माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे के आसपास तक पहला रुझान आ जाएगा। काउंटिंग तेजी से चल रही है। सबसे पहले
डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है, जिसके लिए एक अलग से टेबल लगाई गई है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, सुरक्षा भी लगातार बढ़ाई गई और 15 राउंड में आज जीत हार का फैसला हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू और अब से थोड़ी देर के अंदर पहला रुझान आएगा, ऐसी संभावना है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह दोनों ही राजनीतिक मैदान में उतरे हुए हैं और दोनों ही प्रत्याशी ऐन वक्त तक अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। 15 राउंड में जीत और हार का फैसला तय हो जाएगा, लेकिन दतिया की जनता ने इस बार किसे पसंद किया है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार कई ऐसे वोटर्स थे जो पहली बार वोट डालने के लिए भी पहुंचे थे। जेनजी, क्या उनका असर भी यहां पर दिखाई देगा? क्या जेनजी ने पसंद किया है बीजेपी को या कांग्रेस को? थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, 30 जुलाई को हुई वोटिंग और आज 3 अगस्त को आने वाले हैं नतीजे। थोड़ी देर में धीरे धीरे तस्वीर हमारे साथ साफ हो जाएगी। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल और उसके साथ ही डॉक्टर वीणा आहलूवालिया जी इस वक्त जुड़ी हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और मनोज जी, अब आपसे ओपनिंग रिमार्क, क्या लग रहा है सर? आप तो मैदान में डटे रहे, क्या कह रही है दतिया की जनता? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मेरे पास खबरें आ रही है, डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई। मुझे लगता है अगले 2-5 सेकंड मिनट के अंदर हम लोग बताएंगे कि डाक मतपत्र क्या कह रहे हैं। और उसके बाद फिर अब राउंड शुरू हो रहे हैं और हो भी गए हैं। मुझे लगता है पहला राउंड चल रहा है। जो मेरे पास खबरें आ रही मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, तमाम सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई है और थोड़ी देर बाद उसके रुझान हम दिखाई देंगे। जहाँ तक दतिया की बात करें तो हम दोनों प्रत्याशियों को सुन रहे थे, दोनों नहीं सोए, झूठ बोल रहे थे कि हम सोए हैं। एक के चेहरे पर भी ऐसा नहीं था, दोनों के चेहरे ये बता रहे थे कि नींद उड़ी हुई थी। नींद उड़ने का मकसद ही यह है कि चुनाव बड़ा टफ है। और जो आप कह रही थी कि मैं पूरे 4-5 दिन वहाँ रहा तो वहाँ की तासीर को भी समझा, वहाँ के मतदाताओं की नब्ज को भी टटोलने का प्रयास किया, जो प्रत्याशी थे उनके चेहरे के भाव भी देखे, बड़े नेता क्या कर रहे थे वो भी देखा दोनों दलों के। तो बहुत ही टफ चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही मतदान के रिजल्ट आना शुरू होंगे तो हमें लगता है कि वैसे ही कुछ उसके परिणाम भी दिखना चाहिए जैसा नजर आ रहा था। लेकिन अंतिम दौर में ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ने काम ठीक कर दिया। अंतिम 2 दिन जो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो लड़ाई में अगले 2-3 दिन जो रहते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और उस पर काम किया। और काम इस करने की वजह तो खैर अपनी जगह, वो रिजल्ट में क्लियर दिखेगा काम हुआ भी है या सिर्फ दिखावा था, तो वो सब रिजल्ट में नजर आएगा। क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू या उनकी जो चर्चाएं वो एक एक मतदाता के चेहरे पर थी। वहाँ के काफ़ी सारे लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और उसी का लाभ कांग्रेस भी लेना चाह रही थी। क्योंकि कांग्रेस से जब भी बात करते थे तो वो कहते थे कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू बीजेपी को बहा ले जाएंगे। अब बीजेपी के बहा ले जाएंगे या वो आंसू भाव के रूप में बदलेंगे, वोट के रूप में बदलेंगे, कमल के रूप में खिलेंगे। दादा के प्रति प्रेम, मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा था जिस तरह से मंच पर जब उनके आंसू छलके, निश्चित तौर पर पीछे बैठा कार्यकर्ता नेता रोता हुआ नजर आया था, जो एक भाव बता रहा था कि निश्चित तौर पर दतिया का जो भाव है नरोत्तम मिश्रा के प्रति, दादा के प्रति, वो कितना गहरा है। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, चुनाव के ठीक बाद से, बल्कि चुनाव के बीच में राजेंद्र भारती की जो भूमिका थी, जिस पर कांग्रेस ने अब निर्णय भी ले लिया कि उनको निष्कासित कर दिया है, पर यूं ही नहीं उठे हैं सवाल। बस 2 चीजें थी। एक तो ये था कि क्या नरोत्तम मिश्रा के जो फॉलोअर है वो बीजेपी को मदद करेंगे, दूसरा ये था कि राजेंद्र भारती के जो फॉलोअर्स है वो कांग्रेस को मदद करेंगे। तो अब उसमें कौन ने कितने ने किया, यानी दोनों की जगह से नुकसान हुआ होगा ऐसा लगता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहें या बीजेपी कहें, इसमें थोड़ी सी माहिर मानी जाती है कि वो समझा लेती है, उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। राजेंद्र भारती को समझाने के लिए खुद जीतू पटवारी गए, दिग्विजय सिंह जी गए, मैं देख रहा था, और बहुत प्रयास किए, पर ऐसा कह रहे हैं। और अब उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि यदि पार्टी से बाहर करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इसी कारण घनश्याम सिंह की नींद उड़ी होगी। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि आशुतोष की चेहरे पर भी भाव ठीक नहीं। अभी मनोज जी जो बातचीत हुई है घनश्याम सिंह से, हाँ। आपने सुनी, वो बातचीत में जीत के दावे हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज को आप पढ़ पा रहे हैं क्या? मतलब जो उत्साह हमने आशुतोष तिवारी के चेहरे पर देखा, नहीं हम जीत रहे हैं, हम इतने वोट से जीतने वाले हैं, और घनश्याम सिंह उसके अपोजिट, मतलब मैं तो नहीं, नर्वस लग रहे थे। आप कुछ पढ़ पा रहे हैं क्या?
निश्चित रूप से देखिए, जब उनकी ही पार्टी का व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचाएगा कि ठीक चुनाव के पहले यदि आप देखिए रिजल्ट भी नहीं आया और पार्टी से बाहर करना पड़ रहा है उस व्यक्ति को जिसके कारण चुनाव हुआ है और उसी व्यक्ति को बाहर करना पड़ रहा, तो नर्वसता आती है। और कोई भी प्रत्याशी हो, जब तक गिनती नहीं होगी, आशुतोष का भाव भी कोई बहुत अच्छा नहीं था जी। मैं देख रहा था, मेरे बड़े अच्छे मित्र है वो, तो मैं देख रहा था कि भाव बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अब वही है कि मैनेजमेंट, लेकिन एक सवाल आप बीच में कर रही थी कि जैन जी का कितना असर होगा, मंदिर का कितना असर होगा, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वहाँ कोई असर नहीं होगा, कोई असर इस चीज का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि मैं मतदाताओं से बार बार पूछ रहा था, वो समझ ही नहीं रहे थे, वो उस पर बात ही नहीं करना चाहे। वो बात करना चाह रहे थे नरोत्तम मिश्रा पर, वो बात ये करना चाह रहे थे कि राजेंद्र भारती के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये भी उन्होंने समझा होगा कि राजेंद्र भारती आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या इसका असर नेगेटिव तो नहीं है। तो इसलिए चुनाव बहुत यानी जो पुराने चेहरे थे, मनोज जी, ये कहना गलत नहीं होगा, उनसे जनता का जुड़ाव था, इसलिए जनता बात भी उनके बारे में ही कर रही थी। देखिए, जाहिर है जब कोई व्यक्ति लगातार वहाँ पर जब लगातार काम करता है तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ पर काम, घनश्याम जी भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, उनका राजघराने से आते हैं और जनता के बीच में उनकी बहुत अच्छी साख मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। हालांकि वो सेवड़ा और दतिया को बदलते रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि पता नहीं यहाँ रहेंगे या सेवड़ा चले जाएंगे। तो मुझे लगता ये चीज़ें हैं, लेकिन आज तो उस प्रत्याशी नए थे और यही बीजेपी के भीतर चिंता का विषय था और इसी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। डॉक्टर वाणी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वाणी, क्या कहेंगी आप? नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे। वो तो भावुक हुए मंच पर, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इसे अलग ही नजर से देखा भी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज काउंटिंग का दिन है। देखिए, कांग्रेस जो इंटरप्रिटेशन करती है वो अपने राजनीतिक मनसूबों को पूरा करने के लिए है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए। पर आप कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। जनता जो दतिया की है, भरोसा क्या उनको कांग्रेस ने दिया? नहीं, वो ठगा हुआ महसूस होती है, क्योंकि जिस प्रत्याशी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे और उसके कारण ये पूरी प्रक्रिया दोबारा हो रही है, जनता वहां से निराश होती है। क्या विकास हुआ उनके कार्यकाल में? जितने अल्प समय के लिए वो विधायक थे, नहीं, सन्नाटा था। क्या संवेदनाएं हैं कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता में? नहीं, अहंकार है। क्या संस्कार दिखते हैं? नहीं। जितू पटवारी की भाषा शैली देख लीजिए और वो आपको तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यही एक व्यवहार दिखेगा। क्या आपको विचारधारा दिखती है? नहीं। कांग्रेस तो खेमों में, गुटों में बटी हुई है। क्या आपको वहां कुछ वरिष्ठ नेताओं? वाणी जी, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, दुखद खबर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, उज्जैन से मिल रही है। पूर्व मंत्री पारस जैन का निधन हो गया है। जी हाँ, पहलवान नाम से प्रदेश भर में प्रसिद्ध पूर्व मंत्री जिनका दुखद निधन हो गया है और निधन की खबर से शोक की लहर है। राजनीतिक जगत ने गहरा दुख जताया है। पूर्व मंत्री पारस जैन उज्जैन के एक ऐसे चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे निश्चित तौर पर जनता के बीच पहुंचकर जनता का मन कैसे पढ़ना है ये आता था। उज्जैन उत्तर सीट से कई बार विधायक रहे और निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति। तो देखिए, कई अहम विभागों की अहम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। पूर्व की सरकारों में वो मंत्री रहे। 2023 में हालांकि विधानसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला था और अब उनके निधन की ये दुखद खबर मिल रही है, न केवल उनके समर्थकों में बल्कि पूरे राजनीतिक जगत में। मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में शोक की लहर है। मनोज जी, बहुत ही दुखद खबर है। और पारस जैन जी से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, मैं उज्जैन रहा हूँ और जब पहली बार चुनाव लड़े उसके बाद से लेके और कई चुनाव में उनको मैंने देखा है, तो बहुत शानदार। पहलवान आप देखिए किस तरह, जो पुराने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फाइल शॉट दिखा रहे हैं, तो उसमें दिख रहा है कि बहुत एक्टिव थे। लेकिन कहता है समय का बड़ा खेल है और नहीं रहे पारस जैन। पूर्व मंत्री रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं और भी कई ऊर्जा विभाग की शायद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। और उस दौर में जब चाहे उमाजी की सरकार की बात करें या फिर हम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं और बड़े सोबर जिसे कहते हैं, बहुत ही शांतिप्रिय आदमी थे। सभी लोगों से उनके सीधे बड़े नज़दीकी संबंध थे और इत्तेफाक है कि पारस जैन भी वहीं से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज बड़े दुखी होंगे पारस जैन के निधन से, क्योंकि सभी पूरे बीजेपी के अंदर शोक की लहर है। लेकिन जो बातें सामने आ रही कि कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और बीमारी के बाद उनका उपचार भी चल रहा था,
लेकिन बहुत ज़्यादा अस्पताल में उनको रहना पड़ा, ये सब चीज़ें नहीं रही उनके साथ जी। लेकिन बहुत ही दुखद निधन है और यही कहा जाएगा कि सभी लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और एक बार फिर लौटेंगे दतिया उपचुनाव पर। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति, जैसा कि हमने पारस जैन जी के निधन की खबर बताई है, दर्शकों को क्या कहेंगे, उसके बाद फिर आप दतिया पर वापस आए। मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एक बड़ा चेहरा, एक सार्थक राजनीति में जनता और सत्ता के बीच में जो एक ब्रिज होता है, जो एक समन्वय होता है, बहुत अच्छा बना के रखा हुआ था और बहुत सरल स्पष्ट व्यक्ति थे। मैं एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शिल्पी अग्रवाल जी। जया जी, सर्वप्रथम कांग्रेस परिवार की ओर से स्वर्गीय पारस जैन जी को हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को संबल प्रदान करे। देखिए, जैसा कि आदरणीय मनोज जी कह रहे थे कि जो हाव भाव होते हैं प्रत्याशी के, वो बहुत कुछ यहाँ पर कहते हैं। और आज क्योंकि परिणामों का दिन है और आशुतोष तिवारी जी के चेहरे के जो हम भाव देख रहे थे, उससे स्पष्ट लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। और घनश्याम सिंह जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट खिलखिला रही थी, वो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित कर रहा था। और कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वान्वित है। और मनोज जी ने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि नरोत्तम मिश्रा जी के जो आंसू हैं, वो यथार्थ भारतीय जनता पार्टी को बहा के ले जाएंगे और जो सहानुभूति ये मैंने नहीं कहा, आप लोग कह होंगे। नहीं ये आप लोग लगातार कांग्रेस, शिल्पी जी इस बात को कह रही थी कि बहा के ले जाएंगे। अब कौन किस में कितना बहेगा ये तो हमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चेहरे भी दोनों के एक जैसे दिख रहे हैं मुझे तो, आशुतोष जी का भी और घनश्याम जी का भी। उसकी वजह आप समझ रही है कि राजेंद्र भारती को बाहर करना पड़ा। जी डॉक्टर वाणी जी, अपनी बात कर लीजिए पहले। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ शिल्पी जी को कि शिल्पी जी, नरोत्तम मिश्रा का जो जुड़ाव लगाव है, ये परस्पर संबंध है दतिया की जनता के लिए। क्योंकि उन्होंने कमल जब खिला और जब वो विधायक बने, तब से लेकर अब तक उस जनता को डिलीवरी मैकेनिज्म जो होता है, विकास का होता है, वो भरपूर दिया है। इसलिए जनता तो उनको सर माथे बिठाएगी और वो जिस दिशा में जनता को बोलेंगे, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के एक होनहार कार्यकर्ता होने के नहीं, वो महत्वपूर्ण बात करें, जिस दिशा में वो बोलेंगे। जी वाणी जी, जी बात भी पूरी करिए अपनी और ये भी बताइए, तो जब जनता को आदेश देने की क्षमता है नरोत्तम मिश्रा में, तो फिर टिकट क्यों काटा? देखिए, हर कार्यकर्ता के लिए एक उचित कार्य होता है और परिवर्तन हमारे संसार का नियम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तौर पर लड़ती है, परिवार के तौर पर काम करती है, 24 घंटे 7 दिन उस काम के मोड में रहती है। और जब मैं कह रही हूं कि हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य होता है, तो आप परिवर्तन का दौर सब जगह देखते हैं। ये भी सुनिश्चित करेगा संगठन कि एक अनुभवी, एक मेहनती, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता को किस संगठन के कहां उपयोग कर सकते हैं, ये संगठन निर्णय करेगा। चलिए डॉक्टर शिल्पी जी, रिएक्शन आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि नरोत्तम मिश्रा जी को किस तरीके से इन्हें पब्लिक में पोर्ट्रे करना है। उन्हें इनको बहुत ही विकास पुरुष की एक इमेज को भी पोर्ट्रे करना है, उनके आंसुओं को भी इन्हें एनकैश करना है, उनका टिकट भी इन्हें काटना है और फिर ये भी कहना है कि जो परिवर्तन है वो सृष्टि का नियम है। तो भाजपा समझ नहीं पा रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर हम कहें क्या। हालांकि अगर उन्होंने इतना संभावित विकास किया था, तो सिर्फ संगठन की बात नहीं करती हूँ, दतिया की जनता की भी बात करती हूँ। नहीं, अब ये भी बता दीजिए, नरोत्तम मिश्रा की बात तो आप राजेंद्र भारती जी को लेकर क्या समझ रही शिल्पी जी कि परिणाम आने से पहले ही आपने बाहर कर दिया? आप लोग क्या मनोज जी, जिनके कारण ही तो चुनाव हुआ था और आप उनकी बातें खूब कर रहे थे, लेकिन अब देखिए आप पार्टी ने उन्हीं को बाहर कर दिया जिनके कारण इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। जी नहीं, मनोज जी, राजेंद्र भारती जी को आप यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राजेंद्र भारती जी हमारे सम्मानित नेता रहे, विधायक रहे। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती जी का जो साथ है वो अंत समय तक नहीं छोड़ा। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया
और हर तरीके से एक प्रत्यक्ष उम्मीद खत्म नहीं हुई, तब तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को घोषित ही नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी तो पहले से ही अपना नामांकन पत्र खरीद के ले आए थे, रैलियों में खुद को ही संभावित प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जहां लेकिन राजेंद्र भारती जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और अगर किसी तरह की अनियमितताएं उनकी कार्यप्रणाली से निकलकर आई हैं तो उस पर पार्टी ने जो उचित समझा वो निर्णय लिया। और वाणी जी 10 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। वाणी जी जल्दी से। मैं एक छोटा सा एक तुलना करके एक उदाहरण दूंगी। कांग्रेस ने तो पूरे देश में चुनाव की तिथि बदल दी थी अपने खुद की व्यक्तिगत ये संवेदनाओं के हवाला देते हुए। तो कांग्रेस कितना जनहितैषी है, कांग्रेस कितना राष्ट्र हितैषी है, कितना विकास के साथ जुड़ी हुई है, सब जानते हैं। उसके ऊपर कोई परिचर्चा हमें ठीक है, और वो दतिया चुनाव मतदाताओं में को तय करने की दीजिए। आवश्यकता नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से बैठेंगे, फिर से यही चर्चा होगी और पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है, फिर उस पर सवाल जवाब होंगे। फिलहाल